पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये हमारा सेकंड एक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें से प्रश्न आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि मतलब बेसिकली इनको करें कैसे। तो एक्ट के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इस जो आने वाली ये जो सीरीज़ है इसके बाहर आपको प्रश्न एक्ट से सामान्यतः नहीं मिलेगा, फिर एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी दे देना, ठीक है। तो देखो ये पिट्स इंडिया एक्ट है क्या, ये विलियम पिट्स हैं जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर ये क्या आया है, पिट्स इंडिया एक्ट आया है। इसमें किस तरीके से राजनीतिक सुधार किए वो हमें क्या है देखते हैं। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें गवर्नर जनरल के पास ही सारी की सारी शक्तियाँ थी और बहुमत से निर्णय लेना था। वहाँ क्या हो गया कि गवर्नर के लिए सभी विषयों को देखना आसान नहीं रहा, क्योंकि उस समय तक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रशासन काफ़ी फैल चुका था। तो इसी प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। प्रशासन का बंटवारा किया गया, प्रशासन का विभेद किया गया। देखो कैसे, दो तरीके से बांटा गया सभी विषयों को, प्रशासनिक विषयों को दो तरीके से बांटा गया है। कौन सा, कॉमर्शियल वाणिज्यिक विषय, पॉलिटिकल राजनीतिक विषय, ठीक है। वाणिज्यिक विषयों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। वाणिज्यिक विषय कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जबकि राजनीतिक विषयों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बेसिकली नाम का डिफरेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी, एक ग्रुप समझेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो नाम का अंतर है ताकि ये क्लैरिफाई हो सके कि जब भी हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहें तो वो राजनीतिक विषयों को देख रहे हैं, जब हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहें तो वो रेवेन्यू को देख रहे हैं। प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से विषय देखता है, तो वो देखता है राजनीतिक विषय। राजनीतिक विषय में दो विषय शामिल थे, राजनीतिक सभी विषय और सैन्य विषय, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्लासिफिकेशन इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न तो ये हमारा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है। दूसरा प्रश्न देख लो, भारत में कंपनी के क्षेत्र के तहत जो सारा का सारा प्रशासन आ रहा है, जो क्षेत्र आ रहा है, उसे पहली बार कहा गया है ब्रिटिश नियंत्रित भारत। देखो भारत में जो कंपनी का एकाधिकार वाला क्षेत्र था उसको कहा गया ब्रिटिश नियंत्रित भारत। इंग्लिश में देख लो, समझ में आ जाएगा। कंपनी टेरिटरी इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के अधिकार वाले क्षेत्र भारत कहा गया। अधिकार वाले क्षेत्र को क्या कहा गया, भारत। तो इसमें से प्रश्न क्या आना है, इसमें से आपको प्रश्न इसमें से आ जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, तब के प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट्स, उनके नाम पे आया है। इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक वाणिज्यिक प्रशासन और राजनीतिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, वाणिज्यिक प्रशासन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, राजनीतिक प्रशासन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसमें सैन्य और मिलिट्री सर्विसेज थी। अब हम अगला एक्ट देखते हैं। देखो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो अगला एक्ट आया वो है चार्टर एक्ट 1793 का, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही इससे कभी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, बस एक क्रम में है तो मुझे क्या है समझाना है, क्योंकि मैं कोई भी एक्ट स्किप नहीं करूँगा, चाहे वो यूजलेस ही सही, और जो अच्छे हैं उन पे मैं अलग से फोकस कर लूँगा। तो देखो इससे क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन रिदम के लिए कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ आपको ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि 1793 के अधिनियम में बेसिकली था क्या। तो देखो कॉमर्शियल राइट ऑफ कंपनी एक्सटेंडेड फर्दर 20 ईयर्स। देखो क्या था, कंपनी को भारत में व्यापार करने का 20 वर्षों के लिए एक अधिकार मिला हुआ था, और प्रत्येक जो चार्टर एक्ट आता था उससे आगे के 20 वर्षों का मार्ग क्या है कंपनी का प्रशस्त हो जाता था, उसको आगे 20 वर्षों का व्यापारिक अधिकार पत्र मिल जाता था। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए भारत में अधिकार करने का आदेश दिया जा रहा है। वो यहाँ तक आते आते समाप्त हो रहा था, तो कंपनी को फर्दर अब 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो इस हिसाब से हमारा जो अगला एक्ट आएगा वो 1813 का चार्टर एक्ट होगा। तो ये पहला ही उसका प्रश्न बन जाता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार कभी कंपनी की कोई पॉलिसी रिव्यू करनी होगी तो 20 वर्षों के बाद करेगी, उससे पहले तो उसने उनको 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार
दे ही दिया है। आगे देखो, सैलरी ऑफ स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। देखो, चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य है या कोई वहाँ कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय है, उनकी सबकी सैलरियाँ कहाँ से आएंगी? इंडियन रेवेन्यू से आएंगी। ठीक है, इससे पहले कंपनी क्या करती थी कि चाहे ब्रिटेन से रेवेन्यू लेके आ रही है, चाहे वो यहाँ कमा रही है, कहीं से भी उन स्टाफ को मैनेज किया जाता था। अब नियम बन गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा स्टाफ के सभी खर्चे भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे और कहीं से नहीं, क्योंकि काम यहाँ से कर रहे हैं तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी में से कंपनी के कर्मचारियों को तनख्वाह और वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगला एक देखते हैं। अब हमने 1813 का चार्टर एक्ट देखा था, अब हमें देखना है 1793 का देखा था, अब हमें 1813 का चार्टर एक्ट देखना है। और इस चार्टर एक्ट की प्रमुख बातें समझ लो। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। मतलब हर बार जब भी कोई चार्टर एक्ट आएगा तो उनको व्यापार करने के लिए 20 वर्ष की और मोनोपोली मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आके एक नई चीज़ हुई, वो देखने वाली है। देखो क्या हुआ, 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया। ठीक है, ट्रेड एक्सटेंडेड फर्दर फॉर 20 ईयर्स। ठीक, अब देखो हुआ क्या, एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द फ्री ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। अब देखो हुआ क्या, पहले क्या था कि जिसे भी भारत में व्यापार करना है, खासकर ब्रिटिशर्स को, तो वो आके भारत में कंपनी के चैनल से ही, कंपनी के थ्रू ही भारत में ट्रेड कर सकता है, वो इंडिविजुअल ट्रेड नहीं कर सकता है। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत का ट्रेड सभी ब्रिटिश के लोगों के लिए या सभी इंग्लैंड के लोगों के लिए खोल दिया गया। लेकिन अभी भी 2 क्षेत्र ऐसे थे जिन पर कंपनी की मोनोपोली या एकाधिकार बना रहा। वो था चाय का व्यापार। चाय का व्यापार जिसे भी करना है वो कंपनी के साथ ही करेगा, कंपनी के अधीन ही करेगा। वह इंडिविजुअल अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता है, चाय उत्पादन या चाय वितरण या चाय प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ किसी को ट्रेड करना है तो कंपनी से उसे अनुमति लेनी ही होगी। इन 2 चीज़ों पे एक अधिकार बना रहा, बाकी पूरा व्यापार सभी ब्रिटेन के लोगों के लिए खोल दिया गया। देखो, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहले क्या है, किसी को भी आ रहा है तो कंपनी से परमिशन लेगा, नहीं, वो खोल दिया गया। लेकिन अभी भी 2 चीज़ों पे कंपनी का नियंत्रण बना रहा। पहला है चाय का व्यापार, दूसरा है चीन के साथ व्यापार। अगर ये व्यापार किसी को करना है तो कंपनी से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। 1813 के चार्टर एक्ट में 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरा आएगा नहीं। पहला ये और दूसरा ये। अच्छा देखो, इस वाले को ना बड़ा ग्लोरीफाई किया है कि कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे, कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे। अच्छा, कंपनी को तुम्हें पढ़ा लिखा है कोई फ़ायदा था? कोई फ़ायदा नहीं है। अब कंपनी का एक्सपेंशन चल रहा है, उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इंग्लिश बोल पढ़ और लिख समझ पाएँ। वो अपने पर्पज़ से कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को इतना पूछा जाता है हर जगह। मतलब आप देखोगे कि पुराने 20 सालों के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर निकाल लो, मतलब ये भी मिलेगा और आपको वहाँ ये भी मिलेगा। इसके तो मतलब महत्ता ही अलग है, पता नहीं क्या सबको अंग्रेजी पढ़ा गए। तो ₹1 लाख कैश ग्रांट फॉर एजुकेशन इन इंडिया, मतलब सब आप सभी को अंग्रेज 1 लाख रुपए में शिक्षित कर गए। और आज तक वही गुलामी वाली मानसिकता हमारे अंदर है, हम पूछ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ा के गए ना। 1813 का चार्टर एक्ट समझ में आया। इसके अलावा 1800 चार्टर एक्ट में से इसके और इसके अलावा आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन लर्न कर लो। एक ट्रेड मोनोपोली एंड होती है, दूसरा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा कभी कभी एक आध क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। दोबारा सुन लो, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया, यानी ईसाई मिशनरियों को यानी धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म की प्रचार करने की छूट मिली। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की
अनुमति मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना है। Christian missionary allowed to spread their religion in India first time by the Charter Act of 1813। इतना ही करना है, ये कभी पूछ ले तो बता देना, अदरवाइज ये दोनों कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में ये दोनों ही आते हैं, बस इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कई बार ये पूछे गए हैं। अब हम करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। देखो अब हमें देखना है 1833 का अधिनियम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 से पहले जितने भी अधिनियम आए उनको चार्टर एक्ट कहा गया है, उसके बाद जो आए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। पहली चीज़, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हुआ ये कि देखो ये आया है 1833 में अधिनियम, और 1833 आते आते पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया है अंग्रेज़ों ने। इससे पहले इनका जो सेंटर था वो बंगाल में था। अच्छा, हुआ ये कि देखो सबसे पहले बंगाल इनके पास में आया, फिर कलकत्ता की स्थापना हुई, बम्बई की स्थापना हुई, मद्रास की स्थापना हुई। इसके बाद हुआ ये कि 1798 में हैदराबाद इन्होंने जीत लिया, मतलब उसके साथ सब्सिडरी अलाइंस किया। 1799 में मैसूर का डिक्लाइन हो गया। 1833 आते आते इन्होंने सारे मराठाओं को हरा दिया, मराठा शक्ति को कैप्चर कर लिया। और ऐसे कि हम क्या देखते हैं कि लगभग 1833 आते आते पूरे देश को इन्होंने जीत लिया है। मॉडर्न इंडिया का वीडियो देख लेना, जिसमें बंगाल के विषय में, हैदराबाद के विषय में, टीपू सुल्तान, इनके सबके विषय में बताया है, उनके वॉर बताए हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को जीता है। तो अगर वो वीडियो देख लोगे ना तो यहाँ समझना आसान हो जाएगा कि ये एक्ट किन परिस्थितियों में आया। ये इन परिस्थितियों में आया जब लगभग भारत इन्होंने जीत लिया है। तो पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ में आई? पहले क्या गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था फॉर द बंगाल, और अब वही गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये बात समझ में आई? ये ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में आया? फिर देखो होता क्या है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन और बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक देखो भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये बंदा जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल है। लेकिन अगर पूछ ले कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन, तो यही है। देखो 1833 में ये एक्ट आया, इस बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ था 1828 में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बाद में जब ये एक्ट आया तो इसे ही भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, सेम। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, सेम। इसका ड्यूरेशन क्या है 1828 से 1835। इससे एक और प्रश्न आता है, भारत में सती प्रथा को बैन किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसके सती प्रथा के विषय में बड़ा प्रोटेस्ट किया, लोगों को अवेयर किया। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली में एक व्यक्ति ने सती हुआ है वो, तो उससे बड़ा उन्हें लगा कि ये तो क्रूर प्रथा है। उन्होंने इसके विषय में आंदोलन किए और वो इसे भारत में बंद कराने में कामयाब रहे। वो वाक्य है 1828 का, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया है। पूछ लिया जाता है कि जब कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया, तो वो भी यही है। ठीक है, आगे देखो, द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल की सरकार को ही भारत की सरकार कहा जाने लगा। ध्यान रखना, गवर्नर जनरल की सरकार को ही भारत की सरकार इस अधिनियम के द्वारा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गवर्नर जनरल एक परिषद के माध्यम से काम करेगा। उसी परिषद का विस्तार होते होते आज हमारी संसद का फॉर्म हमें दिखाई देता है। यानी कि आपसे कभी पूछ लेना कि भारत में संसद का विस्तार या संसद का एवोल्यूशन किस एक्ट से आरंभ होता है, तो वो यही 1833 का अधिनियम है। कैसे, देख लो। गवर्नर एंड हिज काउंसिल नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया।
गवर्नर जनरल एक परिषद के माध्यम से शासन करता है। उस परिषद को ही इस अधिनियम में पहली बार भारतीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय विधान परिषद। और इसी विधान परिषद का धीरे 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 विस्तार होते 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 ये किस में बदल गई? ये बदल गई संसद में। तो संसद का विकास हमें किस अधिनियम से होता हुआ दिखाई दे रहा है? 1833 के चार्टर एक्ट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब आप समझ ही लो कि एक्ट से क्यों प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटी वहीं से बाहर आई है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ होती है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अटॉर्नी जनरल का क्या काम है। बहुत सारे प्रश्न अटॉर्नी जनरल करेंगे हम पॉलिटी में, लेकिन अटॉर्नी जनरल का पद हमारे सामने कहाँ से आता है, कब आता है, कैसे आता है? तो आपसे कोई पूछ लेना कि भारत में बताओ अटॉर्नी जनरल के पद की शुरुआत कैसे हुई, तो वो भी कब हुई है? 1833 के चार्टर एक्ट से। जब हम देखते हैं कि पहली बार एक कानून सदस्य की नियुक्ति होती है किसमें? विधान परिषद में। द लॉ मेंबर कौन है? लॉर्ड मैकॉले। देख लो कौन है? लॉर्ड मैकॉले कानूनी सदस्य हैं, एडेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। यानी कहाँ शामिल हो रहे हैं? वो गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हो रहे हैं। और यही लॉ मेंबर वर्तमान में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार को सभी कानूनी विषयों में सलाह देता है। तो आपसे पूछ लेना कि बताओ अटॉर्नी जनरल का पद हमें सबसे पहले कब बनता हुआ दिखाई देता है, तो वो कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। लॉ कमीशन की स्थापना की गई है अंडर द लॉर्ड मैकॉले। तो कानून सदस्य को परिषद में नियुक्त किया गया और उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकॉले, और वो भी कब हुआ है? 1833 के चार्टर एक्ट से। अब देखो हो क्या रहा है, धीरे धीरे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो यही एक दिन विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा इनमें क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब 1833 का अधिनियम हो गया। अब देखो इसमें फिर से 20 वर्षों के लिए आगे व्यापार करने का कंपनी को अधिकार मिल गया। तो जो अगला एक्ट आएगा वो कब आएगा? 1853 में। तो अब हमें एक्ट करना कौन सा है? 1853 का चार्टर एक्ट। देखो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अंतिम चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद क्योंकि 1857 का विद्रोह हो जाएगा, चार्टर एक्ट खत्म हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आखिरी अधिनियम है। देखो इसमें क्या था, बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। पहले क्या होता था कि बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको ही घोषित कर दिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब वो पूरे भारत का भी देख रहा है, तो उसके लिए परेशानी है कि वो बंगाल का शासन चलाने में असमर्थ है। इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई है। ठीक है, दूसरा सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर। अब क्या गवर्नर की कानून बना रहा है, गवर्नर ही उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, गवर्नर ये लागू करवाने की शक्तियाँ दे, तो गवर्नर के पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब क्या हुआ, गवर्नर की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को बांट दिया गया। मतलब अब क्लासिफिकेशन कर दिया कि गवर्नर की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग टीमों का गठन हो जाएगा। गवर्नर के लिए पूरे देश पे शासन करना आसान हो जाएगा। अब देखो जब ये बांटी गई हैं विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ, तो लोगों को भी परिषद में बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, 6 मेंबर एडिड टू द काउंसिल, 6 सदस्यों को परिषद में जोड़ा गया। यानी कि जब कार्यकारी शक्तियाँ बटेंगी तो 6 नए सदस्य गवर्नर की परिषद में शामिल किए गए ताकि वो आसानी से शासन कर पाए। और देखो ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय दिस एक्ट। अब क्या होगा, जो कंपनी के सिविल सर्वेंट हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए खुली प्रतियोगिता होने लगी। ये सबसे पहले कब हुई? 1853 के चार्टर एक्ट से। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उससे पहले सारा रेफरेंस चलता था। रेफरेंस तो कुछ जगह आज भी बाद में भी चल जाए, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, सेटिंग भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पे उन्होंने सेटिंग सही है या नहीं है? सही तो है, अभी भी सेटिंग चलती है। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर आ जाओ।
इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? केंद्रीय विधान परिषद, जिसमें सारा का सारा नॉमिनेशन हो रहा है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे। अब यही केंद्रीय विधान परिषद आगे जाके आपकी संसद में बदल गई, ठीक है। तो इसी केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय सदस्यों को भी अब प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। पहले क्या होता था, या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी, या ब्रिटिश क्राउन रिकमेंड करेगा, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिकमेंड करेगा। लेकिन अब ये कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। और ये किस एक्ट से आया? ये आया है 1853 के चार्टर एक्ट से। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए आगे और बढ़ा दिया है। जो अगला एक्ट आना था वो 1873 में आना था, लेकिन हुआ यूँ कि 1757 का विद्रोह हो गया और उसके बाद ही तुरंत एक्ट लाना पड़ा। तो अगला एक्ट जो आएगा वो 1858 का अधिनियम होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और इससे शायद ही आपको प्रश्न मिले। बस एक बार ध्यान से कर लेना कि इसमें चेंजेस क्या हुए थे, ठीक है। 1858 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमें देखना है 1858 का अधिनियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, जिसने कि भारतीय राजनीति में एक उठापटक ला दी, कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, कंपनी की सारी शक्तियां छीन ली और जो कंपनी के हाथ में पावर और सत्ता थी वो ट्रांसफ़र हो गई ब्रिटिश ताज को। और यहीं से इसलिए इन अधिनियमों को क्या कहा जाने लगा? भारतीय शासन अधिनियम बाय द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश ताज के पास में कंपनी की सारी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। देखो, द पावर ट्रांसफर्ड कंपनी टू क्राउन, यानी कंपनी से सारी शक्तियां छीन ली, ब्रिटेन के रानी के पास सारी ताकत पहुंच गई। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा भारत का कंट्रोल करेगी। दैट इज़ अ वेरी बिग मूव इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो अगला, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों खत्म हो जाएंगे। पहले तो यही लोग शासन कर रहे थे ना कंपनी के अधीन। जब कंपनी खत्म कर दी, जब कंपनी की शक्तियां छीन लिए, तो ये क्या करेंगे? इनको भी खत्म करो, इनको भी खत्म कर दिए। तो कभी पूछ लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब खत्म हुए? तो अभी खत्म हुए, ठीक है। अब देखो, अब शासन कैसे चलेगा? शासन के लिए नया स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। देखो, अब भारत का शासन चलाएं कैसे? ऐसे देखो, ब्रिटिश संसद सबसे ऊपर, ब्रिटिश संसद है। ब्रिटिश संसद ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया है, भारत सचिव का पद बनाया है, राज्य सचिव या भारत सचिव का पद बनाया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो बंदा होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट यानी कि जो मंत्री है उसकी कैबिनेट का सदस्य होता है, ठीक। अब ये शासन कैसे करेगा? इसके लिए बनाई गई है 15 सदस्यीय काउंसिल, यानी 15 सदस्यीय परिषद बनी है। 15 सदस्यीय परिषद इस सारे कामों को करेगी, रिपोर्ट इसे देगी और ये जिम्मेदार होगा ब्रिटिश संसद के प्रति। अच्छा, 15 सदस्यीय परिषद भारत में वायसराय की नियुक्ति करेगी। अब देखो, वायसराय कौन है? इससे पहले इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का 1858 के अधिनियम में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वॉइसरॉय। अब भारत के पहले वॉइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ये बेचारा फंस गया, इससे पहले ना डलहौजी था। डलहौजी की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। ये भाई सब नए नए आए थे, इनका ड्यूरेशन था। लॉर्ड डलहौजी ने पूरे ब्रिटिश कंपनी को उथल पुथल मचा दी। कभी तो राज्य हड़प की नीति लेके आ रहा है, रानी झांसी का राज छीन लिया, कभी मराठों की पेंशन रोक दी, मुग़ल बादशाहों का अपमान कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ ऐसी पॉलिसी करी कि भारत में बहुत ज़्यादा संतोष हुआ और वो रायता फैला के चला गया 56 में। अब ये भाई साहब आए थे, इन्हें पता ही नहीं भारत में हो क्या रहा है। 1 साल हुआ नहीं, 57 में विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया तो ये बन के आए थे भारत के गवर्नर जनरल। ये क्या बन के आए थे? भारत के गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल कितने दिनों तक रह पाए? 1 वर्ष। और 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में अब गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय। और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने और यही भारत के पहले वायसराय बने। भारत का सारा शासन ये देखेंगे। ब्रिटेन में 15 सदस्यीय परिषद होगी जो इनको कंट्रोल करेगी। 15 सदस्यीय परिषद मदद करती है
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिम्मेदार है ब्रिटिश संसद के प्रति। तो ये स्ट्रक्चर था जो अब भारत में शासन करेगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। और 1858 के अधिनियम में इतना ही, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हायरार्की स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। भारत में वायसराय, उसके ऊपर भारत सचिव 15 सदस्यीय परिषद है, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1861 का अधिनियम, बहुत वैल्यूबल है, ध्यान से करना इसको। देखो अब हम देखते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहा गया है, ठीक है। देखो इसमें है क्या, वायसराय कुड नॉमिनेट सम इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन काउंसिल। जो वायसराय की परिषद होती थी ना, अब वायसराय उसमें कुछ भारतीयों को भी नॉमिनेट कर सकता है, उसका सदस्य बना सकता है, लेकिन वो गजेस्टेट नहीं होंगे, वो राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे, उनके पास में वो प्रिविलेजेस नहीं होंगे जो एक ब्रिटिश व्यक्ति को हैं जो वायसराय की परिषद में हैं, ठीक है। दूसरा देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी कॉल्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो कार्यकारी परिषद है इसे ही केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। जो कार्यकारी परिषद है इसे ही केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा, और कार्यकारी परिषद थी गवर्नर की। अब गवर्नर की परिषद को ही केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा, और इसी से धीरे धीरे हमारा पार्लियामेंट फॉर्म हो गया। अगला पॉइंट देखो, एक होता है डिपार्टमेंटल सिस्टम, विभागीय। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि पहली बार विभागों का अलग अलग तरीक़ों से बंटवारा किया गया, जैसे होम, डिफेंस, रेवेन्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली बार सभी कार्यों को अलग अलग तरीके से बांटा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम होगी, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, यानी पहली बार पूरे सिस्टम को विभागों में बांटा गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लॉर्ड कैनिंग ने किया, 1859 में किया, ठीक है। तो सबसे पहली बार विभाग कब बने, 1859 में बने हैं, और ये इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड कैनिंग। फिर देखो, वायसराय वॉज गिवन पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, और वीटो को तो आज भी वीटो ही कहते हैं। गवर्नर को या वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जब संसद सत्र में ना हो, किसी कानून की अत्यधिक आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी करके उससे संबंधित कानून बना सकते हैं, और वो पूरे देश में वैसे ही लागू होगा जैसे संसद द्वारा पारित कोई कानून। लेकिन हाँ, जब भी संसद सत्र में होगा तो उस पर बहस करके उसको संसद का अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है, अदरवाइज़ वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो ये अध्यादेश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से, 1861 के भारतीय काउंसिल अधिनियम से। और हमारे राष्ट्रपति जी आज भी किसी बिल पे वीटो कर देते हैं, तो ये वही वीटो की शक्ति है जो 1861 में पहली बार वायसराय को मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, वायसराय के पास हम दो शक्तियां देखते हैं, एक अध्यादेश जारी करने की, दूसरा वीटो की, और ये दोनों शक्तियां आज भी हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति जी के पास में है। तो पूछ ले अध्यादेश और वीटो कहाँ से निकला, तो 1861 के अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करना है, इसको भी लर्न करना है। इन दोनों से ही आपको प्रश्न जाता है। और एक और प्रश्न कि वायसराय की परिषद में पहली बार भारतीयों को कब इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी 1861 के अधिनियम से, ठीक है। अगला इंडियन काउंसिल एक्ट देखते हैं। देखो अब हमें डिस्कस करना है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बहुत वैल्यूबल है, यूपीएससी में 2009 में इसमें से एक प्रश्न आया था। 2009 में क्या हुआ है, यहाँ से एक प्रश्न आया। प्रश्न ये पूछा था कि क्या 1892 के अधिनियम से बजट पे बहस की जा सकती थी, पॉइंट नंबर 1।
दूसरा, बजट पे मतदान भी किया जा सकता था, ए या बी, या वो आता ना कि दोनों में से कोई एक या दो, या दोनों में से कोई नहीं। तो वो आप क्वेश्चन देखोगे तो वो सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से था। इस एक्ट की और कोई ख़ास बात नहीं है, ना ही कभी क्वेश्चन आया। एक बार इससे प्रश्न आया है यूपीएससी 2009 में, उठा के देखना मिल जाएगा। देखो इसमें क्या था, भारतीय परिषद बनाई गई है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई है। कहा गया है कि कम से कम 10 सदस्य बढ़ेंगे और अधिकतम 16 सदस्य उसमें बढ़ाए जा सकते हैं। तो एक रेंज फिक्स कर दी गई कि हम बढ़ाएंगे कितने, कम से कम सेशन में 10 लोग बढ़ाएंगे और अधिकतम 16 बढ़ा सकते हैं। तो देखो क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स नॉट लेस देन 10 and not more than 16 in Central Legislative Council, यानी केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 सदस्य बढ़ने हैं और अधिक से अधिक 16 सदस्य बढ़ने हैं। उसके बाद केंद्रीय असेंबली में ही बजट पेश किया जाता है, ठीक है। अब पहली बार बजट पे डिस्कशन का अधिकार मिला, बजट पर बहस का अधिकार मिला। परंतु देखो आज हमारी संसद में क्या होता है ना, बजट को पास करने पे वोटिंग होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वोटिंग करते हैं, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये कहा गया बजट आएगा आप डिस्कशन कर लो, बहस कर लो, लेकिन उसको गिराने का या पास करने का प्रपोजल नहीं होगा। आप केवल उसके मदों पर बहस कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ गुड और नॉट, लेकिन ये नहीं कि आप उसको गिरा दें, प्रस्ताव को खारिज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 1892 की एक बात की पहली बार केंद्रीय विधानसभा में बजट पर बहस की जाने लगी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं मिला। फर्स्ट टाइम अलाउइंग डिस्कशन ऑफ बजट बट दे कैन नॉट वोट ऑन इट, ठीक है। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखना है हमें 1909 का अधिनियम, जो बहुत वैल्यूबल है। तो देखते हैं 1909 का अधिनियम। देखो अब हमें कहना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के जन्म के कारण क्या थे या देश का विभाजन क्यों हुआ। अंग्रेज़ों की स्पष्ट नीति रही कि फूट डालो और शासन करो, चाहे वो किसी भी आधार पर रही हो, ठीक है। लेकिन उनका मसला ये था कि ये एक बहुसंख्यक देश है, इसमें अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, तो जितना हम इनको डिवाइड कर देंगे उतना ही हमारा यहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ 1899 लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय बने, 1905 तक रहे। उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि भारत की मुझे जो एकता है, अखंडता, इसको छिन्न भिन्न करना है, और वो इसे करने में कामयाब भी रहे। लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद लॉर्ड मिंटो आए थे। लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइसरॉय हैं, जिनका ड्यूरेशन 1905 से 1910 तक रहा। लॉर्ड मिंटो के काल में हमें ये स्पष्ट विभाजन की नीति दिखाई देती है, जिसकी शुरुआत कर्जन ने की थी बंगाल विभाजन के साथ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जो कर्जन के दिमाग की उपज थी। तो उसी के बाद क्या होता है, ये एक्ट हमारे सामने आता है। इसकी क्या क्या खासियत है वो देख लो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे माले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। माले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा गया? माले वॉज द इंडियन सेक्रेटरी एंड मिंटो वॉज वॉइसरॉय। देखो माले जो है वो क्या है, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी में भारत सचिव हैं। मिंटो कौन है? मिंटो है वायसराय, जो देश में शासन करेंगे। ये ब्रिटेन से भारत का शासन चलाएंगे और ये भारत में वायसराय हैं, जिनकी देखरेख में सारे के सारे काम भारत के होने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन हु जॉइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताओ उस पहले वो कौन पहला भारतीय है जिसने वायसराय की परिषद में, जो वायसराय की परिषद में शामिल हुए। तो ये कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जो वायसराय की परिषद में शामिल हुए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे समझें कि अभी राष्ट्रपति जी की कोई परिषद हो, उसमें कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, वो भी उस समय में गुलाम देश में, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला देखो क्या हुआ। Members of Legislative Council could ask supplementary question
ऑन डिस्कस ऑन बजट एंड अदर बिल्स। देखो क्या हुआ, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में लोगों को ये अधिकार दिया गया कि वो बजट पे बहस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मतलब पूरक प्रश्न। ऐसा होता है कि पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, उधर से मान लिया फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा, बजट पे पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जब जवाब दे रहे हैं तो मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक क्वेश्चन भी उनसे दोबारा पूछ सकता हूँ। इससे पहले वो परंपरा नहीं थी। पहली बार पूरक प्रश्न पूछने की मतलब सप्लीमेंट्री, सामने से बंदे ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, मैं खट से दूसरा पूछ लिया, वही क्या है पूरक क्वेश्चन। और बिलों पे बहस होने लगी, डिस्कशन होने लगा, ठीक है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, मतलब धीरे धीरे क्या है, लोकतंत्र का विकास हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आपसे पूछा ही जाता है कि बताओ सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव प्रणाली भारत में कब लागू हुई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव प्रणाली है क्या, देखो, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1909 एक्ट। इसमें क्या था, मुस्लिम्स वर गिवन टू द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द रिलीजन ग्राउंड। मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अलग चुनने की आज़ादी दे दी गई, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली दे दी गई धार्मिक आधार पर। अब इसका मतलब क्या समझ लो, पता है मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि लॉर्ड कर्जन 1899 में आए थे, 1905 तक रहा। उनकी स्पष्ट नीति थी कि देश का फूट डालें और विभाजन करें, ठीक। 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को और गहराई से करने के लिए अंग्रेजों ने एक और चाल की कि मुसलमानों को कांग्रेस से बाहर किया जाए। मुसलमान कांग्रेस से कैसे बाहर होंगे, जब उनको अलग एक पार्टी दे दी जाए। तो हुआ ये कि 1906 में नवाब ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने और आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ये सब लिखवाऊंगा मॉडर्न में ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, बेहद इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद मसला ये हुआ कि अब कुछ लोग तो कांग्रेस में हैं लेकिन कुछ लीग की भी तरफ आने लगे। तो इसी खाई को और बढ़ाने के लिए कहा हम मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की छूट या स्वतंत्रता देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मुसलमानों को, जहाँ अब देखो पहले तो हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह रहे हैं। अब जब मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की छूट मिल गई तो पता होगा क्या, मुसलमानों के क्षेत्र से मुसलमान खड़ा होगा, उसको वोट भी मुसलमान देगा, वहाँ पे हिंदू यूजलेस हो जाएगा। हिंदू क्या करेगा, उस एरिया से पलायन कर जाएगा। और जहाँ पे हिंदू बहुल्य एरिया हैं वहाँ से क्या होगा, मुसलमान पलायन कर जाएगा। होगा क्या, पोलराइजेशन हो जाएगा, एक जगह मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी का परिणाम हम 1947 का विभाजन देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये खाइयाँ बढ़ती चली गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाइयाँ बढ़ गई। और ये हुआ कब हुआ, इसकी वजह से ना 1919 का ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आता, ना हिंदू मुसलमान बढ़ता, ना 1947 में विभाजन होता। बेहद इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आता ही आता है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली या कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है। तो मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की दी गई छूट ही क्या है, पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली या कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1909 के अधिनियम से अगर एक प्रश्न आएगा तो वो यही होगा। 1909 के अधिनियम से एक प्रश्न आएगा तो यही होगा। बहुत अच्छे से रट ले, 1909 के अधिनियम में इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आ जाएगा 1919 का अधिनियम, ठीक है। तो अब देखना है 1919 का अधिनियम। देखो अब हमें देखना है 1919 का अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा प्रश्न आपको घूम फिर के आ जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है। देखो 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। सैम्यूल मॉन्टेग्यू वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत सचिव हैं। एंड चेम्सफोर्ड वॉज दी वायसरॉय, ये क्या है, ये वायसरॉय हैं, भारत में ही रहेंगे और ये सचिव हैं। इन दोनों के नाम पे ही ये सुधार आए हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, ये दोनों पूछा जाता है, कौन भारत सचिव है, कौन वायसरॉय है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पहले क्या होता था, पता ही नहीं था किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, किस पे सेंटर बनाएगा, किस पे स्टेट बनाएगा। तो इसको क्लैरिफाई कर दिया गया
कि राज्य सूची में क्या विषय होंगे और केंद्र सूची में क्या विषय होंगे। केंद्र सूची के विषय और राज्य सूची के विषयों का बंटवारा कर दिया ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव बाईकैमरल फर्स्ट टाइम। देखो, केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया, पहले एक ही सदन था, विधान परिषद ही थी, विधानमंडल नहीं था। अब देखो हुआ ये कि अब दो अलग अलग ढांचे बनाए गए। देखो क्या है, दो सदन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, तो बेसिकली हम यहीं से अपनी लोकसभा राज्यसभा को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। देखो क्या हुआ, केंद्रीय लेजिस्लेचर बनाया गया है, केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया, तो इसके दो सदन हैं। पहला है अपर हाउस, अपर हाउस को बोला गया है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य परिषद। इसमें टोटल बंदे रहेंगे 60, और यही हमारे यहाँ राज्यसभा बनी बाद में। यही क्या बनी, राज्यसभा। ठीक है, अपर हाउस, आज भी राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। 1952 में हमने इसका नाम बदलकर काउंसिल ऑफ स्टेट से क्या कर दिया, राज्यसभा कर दिया। ठीक है, उस समय इसमें 60 बंदे थे और 60 में से 34 का चुनाव होता था और 26 नामांकित होते थे। 34 का चुनाव होता था और 26 अलग अलग लोगों द्वारा नामांकित होते थे। ठीक है, अब देखो लोअर सदन, लोअर सदन को आज की डेट में बोलते हैं लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय की आज क्या है, लोकसभा। उस समय इसमें 144 सदस्य थे, 144 में से 104 चुने जाते थे और 40 का नामांकन होता था। तो सेम है, चुनाव, नामांकन। देखो इसमें चुनाव हो रहे हैं, ये इधर चुनाव हो रहे हैं, और नामांकन किस में कितना हो रहा है ये देखें। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर पहली बार 1919 में इम्प्लीमेंट किया गया और यही आगे जाके हमारी लोकसभा और राज्यसभा बन रही है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और हैं, उनको और देख लेते हैं तो हमारा 1919 का नियम पूरा हो जाएगा। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से करना है, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं। देखो इससे पहले हमने क्या देख लिया, इससे पहले देखा, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब ये द्वैध शासन है क्या, वो समझ लो एक बार, द्वैध शासन है क्या। देखो सबसे पहली बार लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर ही कानून बना सकता है और स्टेट लिस्ट पे स्टेट ही कानून बना सकता है। सबसे पहली बात तो सब सब्जेक्ट को अलग अलग बांट दिया गया, एक बनी केंद्रीय लिस्ट और दूसरी बनी प्रांतीय लिस्ट। ठीक है, अब देखो है क्या, प्रांतीय लिस्ट को फिर से 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। कैसे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब देखो क्या हुआ, आरक्षित विषयों में इन्होंने रखा है पुलिस, न्याय, लैंड रेवेन्यू, ये मोटे मोटे विषय हैं। जैसे राज्य की कानून व्यवस्था नियंत्रण करनी है, तब तो गुलाम देश था, इनको मजबूती से अपने कंट्रोल में रखना है, तो ये विषय दिए गए राज्यपाल को यानी गवर्नर को। न्याय भी गवर्नर के अधीन, राजस्व भी गवर्नर के अधीन। गवर्नर की एक परिषद होती है जिसके साथ ये मिलके सारे विषयों को देख रहा है। इट मीन्स आरक्षित विषयों को कौन देखता है, गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी गवर्नर अपनी परिषद के साथ इन विषयों को देखेगा। अब उसी राज्य में एक चुनी हुई सरकार भी है, इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। देखो इलेक्शन करवाए तो उसी विषय में, उसी राज्य में एक चुनी हुई सरकार है। अब चुनी हुई सरकार के पास इन्होंने छोड़ा क्या, देखो सड़क बनवा सकते हो, स्वास्थ्य देख सकते हो, सेल्फ गवर्नमेंट दे सकते हो। अब ये भी विषय कौन चलाएगा, मिनिस्टर्स, जो चुने हुए मिनिस्टर्स हैं वो चलाएंगे, लेकिन परमिशन यहाँ भी गवर्नर की लेनी होगी। इसका मतलब है कि राज्य एक, मान लिया उत्तर प्रदेश ही, तब इसको बोलते थे संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, प्रांत एक, लेकिन वहाँ पे शासन करने वाली शक्तियाँ हो गई 2, एक चुनी हुई सरकार और एक गवर्नर। इसीलिए इसको क्या बोला गया, द्वैध शासन, दोहरा शासन। राज्य एक और उस पर कानून बना सकते हैं 2 लोग, एक गवर्नर उसकी एग्जीक्यूटिव, दूसरे चुने हुए मंत्री, लेकिन उनको मंत्रियों को भी कानून पास कराने किसके पास में आना है, गवर्नर के पास आना ही। विषयों को 2 भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एक्ट। ठीक, और इसी को बोला गया दोहरी या ड्युअल सरकार। अब देखो है क्या, पृथक निर्वाचन।
1909 में मुसलमानों को अलग चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था कर दी थी इन्होंने, मुसलमान सोसाइटी से अलग हो गई। इन्होंने इसी खाई को और बढ़ाने के लिए फोकस किया। तो देखो 1919 में इन्होंने पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली इंट्रोड्यूस की। इसमें कहा सिख अलग से चुनाव लड़ सकते हैं, ईसाई अलग से, भारतीय ईसाई अलग से चुनाव लड़ेंगे, एंग्लो इंडियन अलग से चुनाव लड़ेंगे। इवन मद्रास में तो गैर ब्राह्मणों को भी इन्होंने अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर दी। इसका मतलब होगा क्या, सोसाइटी से सिख भी अलग चुनाव लड़ेंगे तो सोसाइटी से कट जाएंगे। अब सिखों के क्षेत्र में ना तो मुसलमान रहेगा, ना हिंदू रहेगा, ना ईसाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार ही उसी को है, वोट डालने का अधिकार ही उसी को है। इस तरीके से हुआ क्या कि पोलराइजेशन की नीति को अंग्रेजों ने और बढ़ाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इन्होंने और बढ़ाया। ये एक इम्पॉर्टेंट विषय रहा। पूछ लेता है कि सिखों को अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था कब की गई, तो 1919 के अधिनियम से की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सेक्शन को एक बार देख लोगे। ये इतनी ही चीज़ें हैं 1919 के अधिनियम में। डयार की आपसे बहुत ज़्यादा पूछी ही जाती है। अब हमें देखना है 1935 का अधिनियम।